मेरा नाम प्रिया है। मैं दिल्ली में अपने हस्बैंड मोहित के साथ रहती हूँ। 2021 के जनवरी में हमारी शादी हुई। शादी काफ़ी धूमधाम से हुई और 2 महीने बाद ही मार्च में मोहित ने एक नया घर लिया। हमने यमुना बैंक एरिया में एक शांत सोसाइटी में घर खरीदा। घर काफ़ी सुंदर था। घर के बैकयार्ड में एक सुंदर बागीचा हरे भरे हरियालियों से घिरा हुआ था। यह घर जैसे हमारे लिए ही बना हो। सपनों का घर कह सकते हैं आप इसे। जैसे ये घर एक नए नवेले जोड़े के लिए ही बना हो। हमारी नई नई शादी हुई थी और अब हम अपने एक नए घर में आए थे। एक घर जिसे हम अपना कह सकते थे। काफ़ी खुश थे हम। एक दूसरे से काफ़ी प्यार भी करते थे हम। लेकिन घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद अजीब चीज़ें होने लगीं। मतलब जिस दिन ही हमारा सामान ट्रक में लोड होकर नए घर में शिफ्ट हो रहा था, उस दिन ही हमारे ड्रेसिंग टेबल का आईना अनलोडिंग करते समय टूट गया। मोहित ट्रक के मालिक को बोले भी, इतने महंगे ड्रेसिंग टेबल के तुम लोगों ने तोड़ डाले। वो ट्रक ड्राइवर बोला, ये ड्रेसिंग टेबल उतारते समय बिल्कुल सही था, और जैसे ही इसे ज़मीन पर रख कर दूसरा सामान उतारने के लिए मैं ट्रक पे चढ़ा, तभी ज़ोर की आवाज़ के साथ ये शीशा टूट गया, मानो किसी ने दूर से शीशे पे पत्थर फेंक कर मारा हो। पर वहाँ आसपास ऐसा कोई पत्थर नहीं था जिससे लगे कि शीशा इस कारण टूटा है। खैर, थोड़ी बहस के बाद वहाँ पे ये बात आई गई हो गई। 1 महीना भी नए घर में नहीं बीता था और मैंने घर में और भी अजीब चीज़ें नोटिस करी। जैसे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। रात में बैकयार्ड में कदमों की आहट सुनाई देती थी। हमें लगता था काफ़ी दिन से घर में कोई नहीं था। कोई बिल्ली वगैरह ने अपना इधर घर बना लिया होगा और वो ही आती जाती होगी रात में। तो हम इन आवाज़ों पे उतना ध्यान भी नहीं देते थे। और तो और हमारा सामान अपने आप अलग अलग जगहों पर पहुंच जाता था। एक दिन घर पे मैं अकेली थी। मोहित ऑफिस से बस आने ही वाले थे। तो करीब 8 बजे मैं मोबाइल पर सीरियल देखते हुए किचन में रोटी बना रही थी। रोटी बनाकर जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं हाथ धोकर वॉशरूम गई। किचन में मोबाइल पे सीरियल अभी भी चल रहा था, जिसकी आवाज़ मैं वॉशरूम के अंदर साफ साफ सुन पा रही थी। जब मैं वॉशरूम से निकलती हूँ तो देखती हूँ कि जो मोबाइल मैं अभी अभी किचन में यूज़ कर रही थी, वो अब मेरे बेडरूम में है। ऐसी और भी चीज़ें जो मैं कहीं पे रखती थी, वो वहाँ मिलती ही नहीं थी। कई बार मोहित के इम्पोर्टेंट सामान गायब हो जाते थे। बहुत ढूंढने पे वो मेरे साइड के कबर्ड में मिलते थे, या बेड पे मैं जिस साइड सोती थी, मेरे सिरहाने के गद्दे के नीचे मिलते थे। इससे हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। मोहित कहते थे कि कितनी बचकानी हरकतें हैं कि मैं उनका सामान छिपा देती हूँ। लेकिन मेरे दिल को ही पता होता था कि वो सामान मैंने नहीं छिपाया। दिन बीतता गया और मैं अपने आप को ही कोसने लगी थी और सोच सोच कर टेंशन लेने लगी थी कि शायद मेरा दिमाग ख़त्म हो रहा है। मैं खुद चीज़ें इधर उधर रख कर भूलने लगी हूँ। खैर, मैंने और मोहित ने ये सबको महज एक सहयोग बोलकर टाल दिया। इस बीच मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ चीज़ें और भी बदतर होते गई। एक रात जब हम सो रहे थे तो मैंने अपने बेडरूम के खिड़की के बाहर एक चीख सुनी। अगले सुबह मैंने अपने बैकयार्ड में लाल रंग का एक अजीब सा चिन्ह उकेरा हुआ पाया। मोहित के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने पड़ोसियों से इस चिन्ह के बारे में पूछा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये क्या है या ये कहाँ से आया है। मुझे लगा ये पेंट है तो मैं उसे साफ करने लगी, लेकिन शायद वो खून से बना था। उसे साफ करते हुए इतनी गंदी बदबू आ रही थी, जैसे मैं क्या बताऊं। जैसे रोड साइड कोई जानवर बहुत दिनों का मरा पड़ा होता है, ठीक वैसे ही स्मेल। शाम को जब मोहित घर पे आए तो मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने हंसते हुए ये बोलकर टाल दिया कि अभी तुम प्रेग्नेंट हो, इसमें स्मेलिंग के सेंसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, इसलिए तुम्हें इतना कुछ महसूस हो रहा है। और रहती भी तुम अकेली ही हो। पर कोई बात नहीं, अभी कुछ ही दिनों में हमारे घर पे एक नया बेबी आ जाएगा,
तो फिर उससे घर में 4 चांद लग जाएंगे। फिर यही सब बातें होने लगी और फिर हम सो गए। लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती रही। एक दिन जब मैं सुबह उठकर मोहित के ऑफिस जाने के बाद नहा कर आई तो बाल सुखाने के लिए बैकयार्ड में जाकर थोड़ा धूप लेने की सोची। तो मैं जाकर देखती हूँ कि वापस से मेरे बेडरूम के खिड़की पे सेम चिन्ह बना हुआ है और एक मुर्गे का सिर वहाँ पे गिरा हुआ है। ये देखकर अच्छे से मालूम पड़ रहा था कि जिसने भी ये चिन्ह बनाए हैं उसने मुर्गे का खून से बनाया है। पूरे दिन तो मानो जैसे तैसे टेंशन में बीता। शाम को जब मोहित ऑफिस से आए तो ये सब मैंने मोहित को दिखाया और मोहित वापस टालने लगे कि कोई आसपास के शराबी ने ऐसा कर दिया होगा। लेकिन अब मैं मोहित से ज़िद करने लगी कि जब से इस घर में आए हैं कुछ न कुछ हो ही रहा है, और मैं एकदम अड़ गई कि किसी बाबा को बुलाकर घर की शुद्धि करवाने के लिए। मैंने खुद फिर ऑनलाइन सर्च किया और पास में ही हमें एक तांत्रिक की इन्फॉर्मेशन मिली। हमने उस तांत्रिक से कांटेक्ट किया और उससे फिर मदद लेने का फ़ैसला किया। तांत्रिक ने घर पे कुछ मंत्रों का जाप किया, कुछ पूजा किया, तो वो बताने लगा कि घर का जो पुराना ओनर था उसके 2 बेटे थे जो कि इंडिया से बाहर अपनी फैमिली के साथ जाकर बस गए और अपने बाप को बुढ़ापे में यहाँ अकेला छोड़ गए। इसी सब के गम से उस बूढ़े ओनर ने इस घर में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। अच्छा, जब घर लेते टाइम हमने डीलर से पुराने ओनर का पूछा था तो उसने साफ बताया था कि इसके ओनर इंडिया से बाहर रहते हैं। इंडिया में वो नहीं ही आते हैं, या आते भी हैं तो बहुत कम। लेकिन उस बूढ़े बाप के बारे में डीलर ने कुछ भी जिक्र नहीं किया था। तांत्रिक ने आगे हमें उस घर को तुरंत छोड़ने के लिए सलाह दिया, लेकिन मैं और मोहित अपने सपनों का घर नहीं छोड़ना चाहते थे। हमने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पे लगा दी थी और अब एक नया बेबी भी आने वाला था। टेंशन के साथ साथ हम इसी घर में रहने लगे। लेकिन तांत्रिक के आने के बाद अब जो कुछ हमारे आंखों के पीछे हो रहा था अब खुलकर होने लगी। एक रात जब ब्लैंकेट में लाइट डिम करके हम टीवी देख रहे थे तो मैंने हमारे कमरे से हॉल के कोने में एक साया खड़ा देखा। वो मैंने और मोहित दोनों ने देखा और देखते ही देखते वो गायब भी हो गया। ऐसा नहीं कि वो धुआं बनकर गायब हुआ या कुछ, वो बस एक साया था जो 10 सेकंड के अंदर अंदर धुंधला होकर गायब हो गया। अब मैं अकेली होती तो समझता भी कि वहम है, पर इसे मैंने और मोहित दोनों ने देखा था। इसके बाद हमें एहसास हुआ कि पेट में एक बच्चा लेकर इस भूतिया घर में तो हम नहीं ही रह सकते हैं। जैसे तैसे हमने 1-2 दिन में ही वो घर छोड़ा और फिर मैं कभी उस घर की तरफ वापस नहीं गई। हालांकि मोहित 1-2 बार दिन के टाइम पे उस घर पे वापस गए थे, लेकिन उन्हें दोबारा ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हुआ। ये सब हमारे लिए बहुत था। एक तो प्रेग्नेंट होना और जो भी हमारे सपने थे उस घर को लेकर, वो सबको टूटता देखना, इस सब ने मुझे सदमे में डाल दिया। हमारे सपनों का घर एक डरावने अनुभव में बदल गया। ये सब से मैं बहुत टेंशन लेने लगी, लेकिन मोहित ने मुझे समझाया और आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहा। तो धीरे धीरे करके मैं सदमे से बाहर निकली। लेकिन आज सब ठीक है। मेरी 1.5 साल की बेटी भी है और अब हम बहुत ही खुश हैं। ये दूसरी कहानी हमें भुवनेश्वर से चमन ने भेजी है, तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम चमन है और ये सच्ची घटना मेरी बेस्ट फ्रेंड विनीता की है। भुवनेश्वर के छोटे से गांव बंकौल में मैंने और विनीता ने अपना बचपन बिताया। वो सिर्फ 19 साल की थी जब ये दर्दनाक हादसा पेश आया। विनीता पूरे स्कूल में अपने सुंदरता के लिए जानी जाती थी और उसकी एक मुस्कान थी जो किसी कमरे को भी रोशन कर सकती थी। इतनी प्यारी थी वो। लेकिन एक दिन विनीता की ज़िंदगी ने एक अंधेरा मोड़ ले लिया। इसकी शुरुआत छोटे छोटे चीज़ों से हुई, जैसे चीज़ें अपने आप मूव करना और आधी रात में अजीब से रोने और हंसने की आवाज़ें आना। ये सब बस विनीता के साथ ही होता था। मतलब अगर विनीता के साथ उसके घर वाले भी हैं
तो भी आवाज़ें बस से विनीता को ही सुनाई देती थी। पहले तो विनीता ने सोचा कि ये सब उसकी बस एक इमेजिनेशन है, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। उसने ये बातें अपने घर वालों के साथ साथ मुझे भी शेयर करी, लेकिन विनीता के घर वाले पहले तो इग्नोर किए, बाद में उसे गांव के ही एक क्लिनिक में ले गए। ले जाकर ये बोले कि शायद से हमारी बच्ची दिमागी रूप से थोड़ा बीमार हो गई है। और वो डॉक्टर भी जानो कैसा था, उसने दवाई भी चला दी। उस दवाइयों का कुछ खास असर हुआ नहीं। एक रात जब वो सो रही थी, उसने अपने कमरे में ठंडी हवा महसूस की। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके पैर के साइड में एक काला साया खड़ा है। वो अभी समझ भी नहीं पा रही थी कि ये सब सच है या उसका बस एक वहम। उतने में ही अचानक उस साये ने गहरी गूंजती आवाज़ में बोला, मैं एक जिन हूँ और मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है। विनीता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन चीख नहीं पाई। जिन ने उस रात उसके शरीर पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अगले कुछ हफ्तों में विनीता अपने आप चीखती, रोती और हंसती। फिर कभी कभी एकदम नॉर्मल होकर बोलती थी, मुझे बचा लो। कुछ टाइम में ये मुझे अपने साथ ले जाएगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर अचानक वो गुस्से में आ जाती थी। ऐसी भाषा बोलती थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। उसका परिवार और हम सब काफ़ी डरे हुए थे। हमें नहीं पता था कि करे तो करे क्या, सिवाय उसकी हालत पे रोने के और उस पर तरस खाने के। हम लोग विनीता को अपने गांव के एक पुजारी के पास ले गए, इस उम्मीद में कि गुरुजी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब गुरुजी ने विनीता को देखा तो उन्हें पता चला कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये काफ़ी पुराने ताकतवर जिन का काम था, जो कई सालों से विनीता को देखते आ रहा था। गुरुजी ने विनीता के लिए हवन करवाया, जिन को भगाने की कोशिश करने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाए, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली था। जो कुछ भी गुरुजी करते थे, जिन वापस लड़ता था। 4-5 घंटे ये सब करने के बाद गुरुजी ऐसे हो गए थे मानो उनके शरीर में जान ही नहीं बची हो, और थक हार कर गुरुजी को पीछे हटना पड़ा। विनीता की माँ की हालत देखने लायक थी। ये सब देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मार कर रो रही थी। 1 हफ्ता और बीत गया। विनीता को कमरे में बंद रखने लगे, क्योंकि बाहर आकर वो सबको गाली देती और आंख एकदम टेढ़ी करके एकदम डरावनी हंसी हंसती थी। एक खूबसूरत हसीन लड़की एक भूतिया शक्ल में बदलते जा रही थी। थक हार कर विनीता के घर वाले काले जादू का सहारा लेते हैं, इस आस में कि शायद काला जादू उनकी बेटी को बचाने में उनकी मदद करेगा। लेकिन वो जिन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और काले जादू ने केवल चीज़ों को और ख़राब ही कर दिया। उसी रात जब सारा परिवार अपने घर में इकट्ठा होकर खाना खा रहा था, उन्होंने ज़ोर की धमाके की आवाज़ सुनी। जब वो सब भागकर ऊपर गए तो उन्होंने विनीता को बेहोशी की हालत में ज़मीन पे पाया। उसके शरीर पे खरोच और चोट के काफ़ी ज़्यादा निशान थे। हर तरफ खून ही खून था। वो लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विनीता के इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई। जिन ने अब उसका शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन ये शायद मेरी जान, मेरी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा को अपने साथ ले गया। विनीता का परिवार तबाह हो गया था। जो कसर बची थी वो काले जादू ने पूरी कर दी। उस दिन के बाद से हमारा गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। विनीता के कब्ज़े की बात दूर दूर तक फैल गई। अब भी ये कहानी लिखते वक्त मेरी आंखों में आंसू है, मेरी बॉडी कांप रही है कि कैसे ये सब हो सकता है। मेरी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड को कोई इतनी जल्दी हमेशा के लिए मुझसे दूर कैसे कर सकता है।